Hello, good morning students. Class 11th, lecture number 19, unit chemical bonding and molecular structure. So in the last lecture we have discussed the Vesper theory, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो चलिए स्टार्टिंग से ही देखते हैं इस थ्योरी को हम। वेस्पर थ्योरी का मतलब द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, और यू कैन से VSEPR थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये किसने दी थी? ये दी थी सिडविक एंड पोल ने 1940 के अंदर। उन्होंने कहता प्रपोज करी थी एक सिंपल थ्योरी जो कि बेस्ड अपॉन करती थी रिपल्सिव इंटरेक्शन के ऊपर। किसकी रिपल्सिव इंटरेक्शन? इलेक्ट्रॉन की, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पेयर की। कहाँ पे? वैलेंस शेल के अंदर। वैलेंस शेल किसका होगा? एटम का। तो सिडविक और पोल ने 1940 में एक जस्ट अ सिंपल थ्योरी प्रपोज करी थी। उन्होंने रिपल्शन के बारे में बताया था इलेक्ट्रॉन पेयर की, जो एक एटम के लास्ट शेल के अंदर प्रेजेंट थे। फिर फर्दर उसी थ्योरी को क्या किया गया? डेवलप किया गया, रीडिफाइंड किया गया, मॉडिफाई किया गया। किसने? नाइलोम एंड गिल्सपाई ने 1957 के अंदर, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? वेस्पर थ्योरी के नाम से। तो देखिए इसमें क्या होता है। द इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम रिपेल वन अनदर, कि सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे एक दूसरे को। एंड मूव सो फार, और क्या होंगे? अब रिपेल करेंगे तो उनकी जब आपस में टक्कर होगी तो वो दूर दूर जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम वन अनदर दैट देयर आर नो फर्दर रिपल्शन, और कहता उनकी जो टक्कर होगी, उनकी जो रिपल्शन होगी वो इस हिसाब से होगी कि एक बार जैसे ही रिपल्शन हुई तो वो इतने दूर चले जाएंगे कि दोबारा उनके अंदर रिपल्शन ही नहीं होगी, वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, बिटवीन देम एज अ रिजल्ट, उनके बीच में होगा ये सब कुछ। एंड द मोलिक्यूल हैज़ मैक्सिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, और उस दौरान उस मोलिक्यूल के पास मैक्सिमम एनर्जी होगी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन के पेयर थे वो दूर दूर चले गए रिपल्सन की टक्कर की वजह से। क्लियर? देखिए दोबारा एक बार फटाफट कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो हमारे सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ होते हैं वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को और एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, जिसकी वजह से कहता क्या है कि दोबारा उनकी रिपल्शन होने के चांस ही नहीं बचेगी। उसकी वजह से उस मोलिक्यूल की जो एनर्जी है और जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? यहाँ तक कोई भी डाउट? उसके बाद कहता द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर। अब हम ऑर्डर के बारे में बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर का जो ऑर्डर होगा वो किस वे में होगा रिपल्शन की टर्म में। तो कहता सबसे पहले जो रिपल्शन होगी सबसे ज़्यादा तो वो होगी लोन पेयर में। उसके बाद उससे कम यानी कि होगी लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और जो सबसे कम होगी वो होगी बॉन्ड पेयर में। तो यानी कि हमारे पास रिपल्शन का ऑर्डर आ जाता है कैसे? लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। क्लियर? उसके बाद हमारे पास आते हैं वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट। तो इन पोस्टुलेट के बेस के ऊपर ही हम वेस्पर थ्योरी को पढ़ते हैं, उसको समझ पाते हैं कि वो हमें क्या बताना चाहती है। तो देखिए पहला जो है पॉइंट, द शेप ऑफ मोलिक्यूल डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। कहता जो किसी भी मोलिक्यूल की शेप होगी वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड अपॉन करेगी कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है अराउंड ए सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर? कि किसी भी मोलिक्यूल की जो शेप है वो डिपेंड अपॉन करती है किसके? उसके वैलेंस शेल के ऊपर, जो कि सेंट्रल मेटल एटम के सराउंडिंग के थे। दूसरे पॉइंट में कहता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर। अब वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन का पेयर है, वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। सिंस दीज इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर नेगेटिवली चार्जड, और कब तक करेंगे? कहता जब तक आपका जो क्लाउड है इलेक्ट्रॉन का वो कैसा नहीं हो जाता?
नेगेटिव चार्जड नहीं हो जाता, तब तक उन वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर की रिपल्शन चलती रहेगी। उसके बाद तीसरा पॉइंट, दीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंड टू ऑक्यूपाई such position in space that minimize repulsion and maximize distance between them। क्या कहता है कि जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन के पेयर थे ये इस हिसाब से अपनी पोजीशन ले लेंगे स्पेस में कि रिपल्शन इनकी जो होगी वो मिनिमाइज होगी, यानी कि रिपल्शन बिल्कुल कम रहेगी, और उनकी जो डिस्टेंस होगी वो मैक्सिमम रहेगी। ऑब्वियसली सी बात है, जब किसी चीज़ की डिस्टेंस अगर बढ़ गई तो उनके बीच में रिपल्सन होने के चांस ही कम रहेंगे। क्लियर? तो चांस कम रहेंगे तो रिपल्शन ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाएगी। सो क्या है तीनों पॉइंट में, पहले उसके पास शेप डिपेंड अपॉन करेगी, फिर उसके बाद वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फिर उसके बाद डिस्टेंस बढ़ेगी तो रिपल्शन कम हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट, व्हेन टू और मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल। कहता है जब दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर रेजोनेंस को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, तब उस दौरान जो वेस्पर मॉडल होगा, वेस्पर थ्योरी होगी, ये एप्लीकेबल हो जाएगी टू एनी सच स्ट्रक्चर। तो उस दौरान ये जो सारे पोस्टुलेट हमने पढ़े हैं या वेस्पर थ्योरी जो पढ़ी है, कहता है ये क्या करेगी, जाके ये उस मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई हो जाएगी ईजिली, जिस मॉलिक्यूल के दो या दो से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने थे जो कि स्टेबल होते हैं, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में रेजोनेंस के केस के अंदर पढ़ा भी था। ठीक है बच्चे, कोई डाउट किसी को? चलिए नेक्स्ट। उसके बाद आता है हमारे पास थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि अब हमें क्या पढ़ना है, कोवलेंट बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होगी उसकी थ्योरी को पढ़ना है। तो हमारे पास मेनली दो थ्योरी होती है मेन। एक है हमारे पास VBT, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड सेकंड वन इज MO, या जिसे हम कहते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्लियर? एक होगी MO, दूसरी हमारे पास VBT। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम VBT से, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या कहता है ये, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन, और बी पॉइंट इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम दो टाइप से पढ़ेंगे। एक टाइप होगा जब हम एनर्जी को कंसिडर करके चलेंगे, दूसरा होगा जब हम ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, उस कंसेप्ट को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम एनर्जी को ही कंसिडर करते हैं। तो ए पॉइंट है हमारा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन, कि जब हम एनर्जी को कंसिडर करके चलते हैं तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें क्या कहती है, देखिए। व्हेन टू एटम्स आर फार फ्रॉम ईच अदर, जब कोई भी दो एटम कहता एक दूसरे से दूर होंगे, सो देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन देम, तो उन दोनों के बीच में कहता कोई इंटरेक्शन नहीं होगी। सिंपल सी बात है, जब कोई दो चीज़ दूर दूर रखी हुई है तो उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होगी। व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर, लेकिन कहता अगर उन दोनों एटम्स को पास पास लाया जाए, देन द न्यू फोर्स इज क्रिएट्स, तब कहता उनके पास पास आने की वजह से कोई नई फोर्स क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले कहा कि दो एटम्स लेंगे, उन दोनों एटम्स को दूर दूर रखेंगे तो उनके बीच में कहता कोई अट्रैक्शन नहीं होगी। लेकिन फिर कहता है अगर हम उनको पास पास ले आएं तो उनके बीच में कोई नई फोर्स क्रिएट हो जाएगी। तो उन फोर्स के बेस पे हमारे पास दो टाइप की फोर्स बनती है। फर्स्ट वन, द फोर्स ऑफ रिपल्शन, यानी कि रिपल्शन की फोर्स के बारे में पढ़ना है। कहता है ये किस किस के बीच में होगी वो देखो, बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ दीज एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ दीज एटम्स, यानी कि उनके न्यूक्लियाई के बीच में, यानी कि एटम का न्यूक्लियाई और एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन होगी, दैट फोर्स इज नोन एज द फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, सेकंड जो होगी हमारे पास, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें क्या होगा, द बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ वन एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर एटम,
यानी कि किसी एक का तो क्या होगा, न्यूक्लियस होगा और दूसरे एटम की क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन रिपल्शन में सेम